The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी बनाई केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बताया कि पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। दर्शक जानते हैं कि विधायकों के टूटने के बाद कांग्रेस डीएमके गठबंधन की वी नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आकर बिखर गई थी। प्रभारी उपराज्यपाल डॉक्टर सौंदरराजन ने विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की थी। जावड़ेकर ने बताया कि इस सिफारिश पर केंद्र ने अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दी है। जावड़ेकर ने दोबारा सिर उठा रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के रोड मैप पर भी जानकारी दी। भारत सरकार 1 मार्च से आम लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीका लगाएगी। निजी केंद्रों पर लगने वाले टीके के लिए शुल्क देना होगा। इस प्रक्रिया की प्राथमिकताएं भी तय हैं। सुनिए मंत्री को। लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। जावड़ेकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। उन्होंने केंद्र की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना के विस्तार के बारे में बताया। अब इसमें आईटी और फार्मा सेक्टर भी आएंगे। रोजगार के सवाल पर घिर रही सरकार के बचाव में प्रसाद ने कहा कि पीएलआई स्कीम से रोजगार सृजित हो रहे हैं। और आज इसी कड़ी में तीसरी कड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक योजना लेकर के हम आए हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर मोबाइल फोन हम लोगों ने अनाउंस किया अप्रैल 2020 में इसी स्थान पर, और 31 जुलाई तक का उसका एप्लीकेशन की डेट थी। हाइट ऑफ कोरोना, इस बात को समझें आप। और आज आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 महीने में दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ गई जो मोबाइल बनाती हैं, और 35,000 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस हो गया है। 22,500 लोगों को नौकरी मिल चुकी है इस स्कीम में, और लगभग 1,300 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। दूसरी सुर्खी आई सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने कोरोना की वजह से यूपीएससी परीक्षा में बैठने का एक्स्ट्रा मौका मांग रहे अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है।
IAS, IPS और IFS जैसे पदों के लिए होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि जिन अभ्यर्थियों के लिए अक्टूबर 2020 परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका था, उन्हें एक मौका और दिया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से परीक्षा देने में दिक्कत हुई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पूरी हो गई, उन्हें कोई छूट नहीं दी जा सकती। जिनकी उम्र सीमा बची है और मौके पूरे हो गए हैं, सिर्फ उन्हें ही एक मौका और दिया जा सकता है। इसके बाद आज जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने इस याचिका पर फैसला देते हुए एक्स्ट्रा मौका देने की मांग खारिज कर दी। UPSC की परीक्षा में बैठने के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को 32 साल की उम्र तक 6 मौके मिलते हैं और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी को 35 साल की उम्र तक 9 मौके। SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी 37 साल की उम्र तक कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ही एक और खबर है। दिल्ली विधानसभा और फेसबुक के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दिल्ली दंगों में फेसबुक की भूमिका की जांच को लेकर दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने फेसबुक को तलब किया था, लेकिन फेसबुक ने विधानसभा की कमेटी के सामने जाने से मना कर दिया। इसके खिलाफ फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने कोर्ट में अपील की थी। अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा और केंद्र सरकार को नोटिस दिया था। कोर्ट में दिल्ली विधानसभा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के भीतर कोई रिपब्लिक ऑफ फेसबुक बनने का दावा कर रहा है। कोई ये कैसे कह सकता है कि वो यूरोपीय कमेटियों के सामने तो पेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पेश नहीं होगा क्योंकि विषय उनके पसंद का नहीं। भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एक तरह से फेसबुक के दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं होने का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दे अनकंट्रोलेबल ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह हैं। ये किसी राज्य की विधानसभा के दायरे में नहीं आते। इस तरह की जांच संसद जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था के दायरे में आता है। इस तरह की दलील फेसबुक के वकील ने भी पेश की। वकील का नाम हरीश साल्वे। इन तर्क वितर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई पूरी हो गई। अब कोर्ट का फैसला आने का सबका इंतजार है। तीसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। इसका ताल्लुक किसान आंदोलन से है। राकेश टिकैत अब संसद घेरने की बात कर रहे हैं। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है तो किसान गुट दिल्ली की सीमाओं से दूर भी आंदोलन के लिए ऑक्सीजन की तलाश में है, लेकिन फोकस दिल्ली पर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन से दिल्ली या संसद मार्च की बातें आती रहती हैं। उधर सरकार की एजेंसियां अपने तरीके से आंदोलन से डील कर रही हैं। इन सभी एजेंसियों को 23 फरवरी के रोज लखा सिधाना ने खुली चुनौती दी थी। लखा सिधाना अपराध जगत से ताल्लुक रखता है और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मूल रूप से भटिंडा जिले के महराज गांव से आते हैं। इसी गांव में लखा सिधाना तकरीबन 1 घंटा मंच पर भाषण देता रहा। भाषण में दिल्ली पुलिस को चुनौती दी गई कि गिरफ्तार करके दिखाओ। दिल्ली पुलिस ने सिधाना पर 1 लाख का इनाम रखा है। सिधाना ने लोगों से कहा कि 26 जनवरी के मामले में अगर पुलिस किसी भी पंजाबी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस का घेराव करें। लखा ने यह तक कहा कि अगर पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस का साथ दिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार होंगे। पंजाब के प्रमुख अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक इस दौरान पंजाब पुलिस बस लखा का मुंह ताकती रह गई। सिधाना का भाषण भले लोगों के बीच तालियां और सीटियां बटोरे, लेकिन कानून व्यवस्था को ऐसी खुली चुनौती परेशानी पैदा करती है। परेशान यह भी करता है कि पंजाब पुलिस एक वांटेड अपराधी को तब भी गिरफ्तार नहीं कर पाती जब वो उनके सामने एक मंच पर होता है। मंच के इर्द गिर्द भीड़ थी, लेकिन क्या पंजाब पुलिस ने यह मालूम करने की कोशिश की कि सिधाना आया कहां से और गया कहां? ये बात समझने वाली है कि लखा सिधाना जिस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है वो ना तो किसान आंदोलन के लिए अच्छा है और ना ही पंजाब के लिए। ऐसे में कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपनी सख्त छवि प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या जवाब देंगे? केंद्र और पंजाब दोनों को वक्त रहते इसे लेकर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब पर नजर रखने वाले बताते हैं कि सब कुछ उतना सामान्य भी नहीं है जितना ऊपरी तौर पर दिख रहा है। कार्यक्रम और गड़बड़, ये 2 शब्द हमारी चौथी सुर्खी में भी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लेकिन फिलहाल वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने 23 फरवरी को केरल के मलप्पुरम में एक बयान दिया। It has been my experience now, since I've been an MP, I have also got to understand a little bit about the wisdom of the people of Kerala. For the first 15 years, I was a member of parliament
in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल का ये बयान आया और कभी मौका न चूकने वाली भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम नेताओं ने राहुल को घेरा, लेकिन सबसे आगे रही अमेठी की मौजूदा सांसद, जिन्होंने राहुल को उनके परिवार की सुरक्षित सीट से उठाकर वायनाड भेजा। मोदी कैबिनेट में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। उनको लगा कि वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे उत्तर भारत को अपमानित करके, और ये पहले उनकी इस प्रकार का उनका कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। असम जब गए तब उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। हम सब एक ही देश के वासी हैं, क्या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों का, अपने ही प्रदेशों का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? राजनीति तोलकर बोलने वालों का पेशा है। राहुल गांधी इसमें चूक गए। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, उसी ने उनके परदादा, दादी, पिता, चाचा और माता को जमीन दी। फिर उत्तर बनाम दक्षिण वाले स्टीरियोटाइप को ऑक्सीजन देने वाले पहले से ही बहुत हैं। इसमें एक और नाम जुड़ गया, इससे उनकी और उनकी पार्टी की मिट्टी पलीद हुई। तोलकर बोलने और राहुल से याद आया, आज भी राहुल केरल के कोल्लम में थे, मछुआरों से मिले, समंदर में जाल डाला। राहुल ने इस मौके पर कहा कि मछुआरे समंदर के किसान हैं। दिल्ली में किसानों के लिए अलग मंत्रालय है, मछुआरों के लिए नहीं है। अब चक्कर यह है कि भारत सरकार में एक मंत्रालय होता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उनका काम है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग पर ध्यान देना। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने पुदुचेरी में भी मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की मांग की थी। तब गिरिराज सिंह ने इटालियन में ट्वीट करके कहा था कि इटली में भी मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय नहीं है, वो कृषि और वन मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी डटे हैं। हो सकता है कि राहुल एक ऐसे मंत्रालय की बात कर रहे हों जो सिर्फ मत्स्य पालन पर ध्यान दे, या हो सकता है राहुल गांधी को इस बात का इल्हाम ही ना हो कि जिन सरकारों का वो कई दफा हिस्सा रहे, उनके परिवार के लोग, उनकी पार्टी के लोग रहे, वहां पर एक फिशरीज से जुड़ा मंत्रालय है जो एक कलेक्टिव कई मिनिस्ट्रीज का हिस्सा है। लेकिन बात यहां पर वही है कि वो कहते क्या हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है। हम अपनी बात एक सुधार के साथ दोहरा देते हैं, राजनीति तोलकर और स्पष्ट बोलने वालों का खेल है। 5वीं सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने आज फिर खुलकर निजीकरण का समर्थन किया। कहा कि सरकारी उपक्रम सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखे जा सकते क्योंकि वो पहले के समय में स्थापित किए गए। कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो लॉस मेकिंग है। इनमें से कई को टैक्स पेयर्स के मनी द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है। एक प्रकार से जो गरीब के हक का है, एस्पिरेशन से भरे युवाओं के हक का है, उन पैसों को इन एंटरप्राइज के कामों में लगाना पड़ता है और इस कारण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रकार का बोझ पड़ता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो इतने वर्षों से चल रहे हैं, किसी के पेट प्रोजेक्ट रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसी विशेष सेक्टर की जरूरत को पूरा कर रहे हो, किसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हो, तो मैं बात समझ सकता हूं और उसकी आवश्यकता भी समझ सकता हूं। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं
गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान को सरकारी उपक्रम, उन्हें खरीदने की चाहत रखने वाले निजी उपक्रम और राजनीतिक पार्टियां कान लगाकर सुन रही हैं और उसमें भविष्य की नीति को भी देख रही हैं। देखना होगा कि जो खुश हैं उन्हें क्या मिलता है और जो संशय में हैं उनकी चिंताओं को डिस्कोर्स में कितनी जगह मिलती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।